शुरुआत कर देते हैं, धीरे-धीरे लोग जॉइन होंगे, हम लोग शुरुआत कर देते हैं। जी, आप सब लोगों को फिर से नमस्कार और गुड इवनिंग और आप सब लोगों को एडवांस में मैं कहना चाहूँगा, जाते-जाते नहीं पहले ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू वेरी मच क्योंकि आप ये समय पे कुछ और काम भी कर सकते थे, पर आपने अपना समय दिया और ये वेबिनार अटेंड करने के लिए आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम लोग वास्तु शास्त्र के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? मैं पीपीटी रन कर लेता हूँ। और आपके जो भी सवाल रहेंगे आप जब मेरा वेबिनार खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो भी सवाल है आप पूछ रहे हैं ना मैं आपके सवाल जितना हो सकता है मैं उसके जवाब दे दूँगा। और आप लोग प्लीज़ अपने आप को आप लोग म्यूट कर लेना क्योंकि क्या हो जाएगा कि बाकी लोगों को दिक्कत हो जाती है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है अगर आवाज़ आती है तो। आते हैं प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वास्तुशास्त्र की। तो उससे पहले थोड़ी मेरे बारे में आपको जानकारी दे दूँ क्योंकि आप लोग मेरे वेबिनार में आए हैं, तो आप लोगों को ये तो थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया आप हैं कौन? तो छोटा-सा इंट्रोडक्शन है मैं फटाफट दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे पहले सिजिल सिंबल का भी वेबिनार देखा होगा, उसमें भी इंट्रोडक्शन था तो मैं फटाफट देता हूँ, मैं ज़्यादा किसी को बोर नहीं करना चाहता। प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो वेलकम टू वास्तु वेबिनार। वेबिनार में आपका स्वागत है वास्तुशास्त्र के। जी मेरा नाम है सचिन कुमार राय। जी मैं एक ऑथर हूँ और एक स्पिरिचुअल कोच हूँ जो स्पिरिचुअल कोर्सेज़ हम लोग कंडक्ट करते हैं, हम लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं। मैंने और मेरी वाइफ ने एक बुक लिखी है जो है वास्तु प्लेसमेंट इन 16 ज़ोन्स। ये जो पुस्तक है ये आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगी और बिल्कुल वो वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सिंपल है मतलब जिसको वास्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिसको कुछ भी पता नहीं है वास्तु के बारे में वो पढ़ लेगा तो काफ़ी क्योंकि इसमें हम लोग ने 16 ज़ोन्स के बारे में बताया है। ज़ोन्स के बारे में तो बहुत सारी बुक्स ने बताया है पर ये बुक में हम लोगों ने ये बताया कि भई कौन-सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और मतलब बिल्कुल सिंपल मैप के माध्यम से बताया। इनफैक्ट हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है। तो ये आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगी। उसके अलावा प्लीज़ आप अपने आप को मुझे समझ में नहीं आता है कि म्यूट लोग अपने आप को क्यों सब जाहिल है तो क्या करें? प्लीज़ मुझे ढूँढना पड़ेगा कि कौन है। सर ऑल म्यूट कर दीजिए। है ना? या मुझे क्या है ना, मुझे टेक्निकली इतना आता नहीं है ज़ूम के बारे में कि क्या है। ऑल्दो मैं कॉलेज में ज़ूम से ही लेक्चर लेता हूँ पर मेरे बच्चे ना चुपचाप बैठे रहते हैं कॉलेज के। यहाँ क्या हो जाता है कि ना मुझे वो ढूँढना पड़ेगा कि ना ऑल म्यूट कहाँ से करूँ या शुरुआत में मुझे ऐसे ही करना था कि सबको म्यूट कर दूँ वही हिसाब से। चलिए आवाज़ तो नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूँ कोई कुछ करेगा नहीं। चलिए ठीक है और क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग अनम्यूट करते हैं, उनकी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारे ऐसे ही एक वेबिनार था वेबिनार नहीं मेरी क्लास चल रही थी और क्लास रुके ही थे हस्बैंड वाइफ का दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था। तो कुछ अच्छा कन्वर्सेशन था और कुछ खराब कन्वर्सेशन था, तो बाद में बेचारे ने बोला सर और मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड करके भेज दी क्योंकि मैं मेरे कोर्स की रिकॉर्डिंग देखता नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी, तो भैया का बाद में मैसेज आया सर वो जो रिकॉर्डिंग आपने भेजी है उसमें आधा घंटा मेरी और मेरी वाइफ का कन्वर्सेशन था क्योंकि मैं जल्दी लॉगिन करके बैठ गया था। तो प्लीज आप निकाल देना। मैंने फटाक से उसको डिलीट किया, फिर उसका कन्वर्सेशन जितना था उतना मतलब वो उतना करके फिर मैंने अपलोड किया। तो ऐसा हो जाता है और बहुत बहुत खराब और जैसे हम लोग देखते भी ना हमारे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि भैया मीटिंग चल रही है और अचानक से कोई आके कोई कुछ कर रहा है और ये सारी चीजें तो बहुत खराब चीज हो जाती है। तो प्लीज मतलब पर्सनल लाइफ पर्सनली रहे है ना, आप मत दिखाइए। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बोलूं कि भैया आप अपना चेहरा दिखाइए। नहीं आपके कन्वीनियंट है। अगर आप ऑन करना चाहते हैं कैमरा ऑन कीजिए, आप अगर अपने आप को वो करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें होती है। तो चलिए और क्योंकि मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है ये सारी चीजें तो अजीब ही लगता है। सॉरी इतना लेक्चर देने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से अपने ऊपर आ जाता हूँ मैं। हाँ सचिन राय है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ने बहुत सारे कोर्सेज सीखे हैं और उसके साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बोलूंगा। बहुत सारे सर्टिफिकेशन लिए हैं। उसके अलावा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया है, जेकिंग है, स्पीकवेल है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, हैबिटेट है। वहाँ पे मैं सेशंस लेता हूँ, ठीक है। अभी भी लेता हूँ, पहले भी लेता था। उनके साथ में मेरा मतलब अभी भी हम बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, वो हिसाब से मैं काम करता हूँ उनके साथ में। उसके अलावा 11 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं कॉलेज है राम निरंजन झुनझुनवाला, क्योंकि मैं मुंबई में सबब में रहता हूँ, तो वहाँ पे कॉलेज है राम निरंजन झुनझुनवाला। वहाँ पे मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को। और जब मैं बोलता हूँ मैं कॉलेज में सिखाता हूँ तो लोगों को लगता है मैं वास्तु सिखाता हूँ। बिल्कुल नहीं।
वहां मैं वास्तु बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट ओवरव्यू ऑफ रियल एस्टेट सिखाता हूँ। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में। उसके अलावा ये फील्ड में 11 साल का एक्सपीरियंस है। 11 साल का अगर देखेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली 11 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे करीब करीब 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। 11 साल का एक्सपीरियंस मेरी वाइफ को है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वास्तु किया था। उसके अलावा हम लोगों के अभी तक जो क्लाइंट हैं वर्ल्ड वाइड में करीब 2000 के आसपास में क्लाइंट है, और 5000 से ज्यादा 5500 से ज्यादा हम लोगों के स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 2-3 साल में बढ़े, उससे पहले 400-500 स्टूडेंट ही थे, क्योंकि हम लोग आमने सामने ही पढ़ाते थे। कोविड के कारण हमारे स्टूडेंट्स काफी हद तक बढ़ गए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया। तो जैसे अभी आप लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसी क्लास अटेंड करते हैं, इसके लिए नंबर इतने सारे हो गए हैं। उसके अलावा आप मुझे टीवी में भी देखेंगे, ज्योतिष दुनिया है, एस्ट्रोवाणी, एस्ट्रो फेस टू फेस, ये प्रोग्राम्स के नाम है, जो टाटा स्काई है, डिश टीवी है, एयरटेल है, डीटीएच है, इसमें आते हैं, जिसमें मैं वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, रुद्राक्ष है, रेकी है, इनके बारे में या ज्यादातर मेरे जो लेक्चर्स होते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर आने वाला है, बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो वो सीरीज ही चलने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं मुझे वहां देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों का चैनल है वास्तु राय, अगर आप गूगल करेंगे, नहीं आप यूट्यूब पे जाएंगे और वास्तु राय टाइप करेंगे, या आप गूगल पे जाके वास्तु राय या सचिन कुमार राय, जो मेरा नाम है, अजीब ही नाम है, सचिन कुमार राय, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंज किया, वो अगर आप टाइप करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिख जाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे कोर्सेज हैं, हम लोग इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, और हम लोगों का प्रोसेस ये सिखाने का। तो वैदिक वास्तु है, महावास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड, यंत्र रेमेडिको, रुद्राक्ष, पेंडुलम डाउजिंग, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल क्रैश कोर्स, मनी रेकी, रेकी 1 2 3 4, करुणा रेकी। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को, अरे मुझे प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्लीज आप अपने आप, मुझे समझ में नहीं आता लोग अपने आप को म्यूट क्यों नहीं करते हैं। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज सर, देयर इज नो अदर वे। मानेंगे नहीं। Rajesh sir, actually the thing that actually I don't know how to just let me check। मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे, हाँ म्यूट ऑल है, अरे मिल गया, अरे आपने कहा, और अलाउ पार्टिसिपेंट अनम्यूट, हाँ म्यूट हो गया। चलिए बढ़िया, यहाँ पे ना मिल गई, मुझे बटन मिल गई। यानी इतने मतलब मैं 3 साल से ना जूम पे बैठा हूँ और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आज मुझे पता चला कि भाई सबको अनम्यूट मतलब म्यूट कैसे करना। नहीं हुआ सर, प्रॉपर कीजिए आप। नहीं चलिए ठीक है, मैं प्रॉपर करता हूँ, जस्ट होल्ड। वहाँ पे एक ऑप्शन है पार्टिसिपेंट में जाइए, तो मुझे वहाँ लगा पे मैं 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे जाइए, वहाँ पे एक ऑप्शन है टू अनम्यूट देम। हाँ, वहाँ पे राइट क्लिक हो गया शायद, आपकी आवाज नहीं हो गया, मैंने कर दिया म्यूट। और चलिए ठीक है, मजा आ गया। चलो इसी बहाने मुझे ये चीज सीखने मिली। वापस से पीपीटी में जाता हूँ। हाँ, तो ये कोर्सेज हैं हम लोगों के जो हम लोग सिखाते हैं। तो जीवो सिंबल है, सिजिल सिंबल है, वाटर कलर थेरेपी, सिग्नेचर एनालिसिस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, सेक्स एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो रूल्स, स्वप्न शास्त्र, फेस रीडिंग, मोजो बैग्स, बाच फ्लावर है, आगे हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आने वाला है, और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और कोर्सेज आने वाले हैं। यानी हमारा टारगेट है कि महीने में कम से कम 1 तो हम लोग नए कोर्सेज इशू करें लोगों के लिए कि देखने के काम। और ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं। चलिए हम लोग मेन काम के ऊपर आ जाते हैं, जिसके लिए आप सब लोग आए हैं। बाकी मैं अपनी तारीफों के ऐसे पुल बांधूंगा तो ऐसा ही तो कुछ फायदा नहीं है। वास्तु शास्त्र के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो बने हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये कौन है, ये है वास्तु पुरुष, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब वास्तु शास्त्र क्या है? अब जब मैं वास्तु शास्त्र के बारे में बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वास्तु शास्त्र को नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते नहीं है ना। तो मैं उनको सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि भाई जो वास्तु शास्त्र है, ठीक है, कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज, है ना, ऊर्जा, है ना, एनर्जी के बारे में, और कुछ भी नहीं है। तो जब मैं एनर्जी बोलता हूँ ना, तो लोग मानते हैं अच्छा हाँ एनर्जी तो हमने सुना है, बिल्कुल एनर्जी है। तो मैं बोलता हूँ हमारे घर में जो होती है, भले वास्तु को नहीं मानो, आप एनर्जीज को मानो। हमारे घर में एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। तो जब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हम खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब एवरीथिंग इज ठीक है। और जब हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो घर में एकदम मातम सा माहौल क्रिएट हो जाता है, घर में झगड़े होना शुरू हो जाता है, क्लेश शुरू होना हो जाता है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारे घर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जब बड़ी रहती है तो सारी चीजें ठीक ठीक चलती है, और तकलीफें आती है, थोड़ी बहुत हर्डल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नॉर्मल है। पर जब हमारे घर का वास्तु जो है वो अगर बिगड़ जाता है, जिसे हम वास्तु दोष बोलते हैं, तो
नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है। तो इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है ना। जो हीलर होते हैं वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो 100% बिल्कुल एकदम मेरे को कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है, सर्दी बुखार खांसी सबको होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे घर में है ना बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब है हम ये बैलेंस मैं बैलेंस नहीं बोलूंगा, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी अगर ज्यादा हो तो हमारी लाइफ में हमारे घर में प्रॉब्लम या हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम कम होती है। और अगर नेगेटिविटी आ रही है तो हमें परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो ठीक है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर हम कैसे मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हमें फील करना पड़ता है एनर्जी ना। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज दिखेगी है ना, कि मेरे घर में मैंने ये किया तो हमें ऐसा ऐसा एकदम ग्राफ दिखेगा या एकदम एनिमेटेड ऐसा पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा और नेगेटिव एनर्जी कम, ऐसा कुछ नहीं दिखता। वी हैव टू फील, ऊपर वाले ने ये अंदर ही हमें ला के दिया। अब पॉजिटिव एनर्जी हमें कैसे पता चलेगी? पॉजिटिव एनर्जी सोचिए नहीं, महसूस कीजिए या सोचिए हमें अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा लगना यानी पॉजिटिव, और बुरा लगना यानी नेगेटिव। अच्छा हमें कहाँ लगता है? हम चलिए पहले हम बुरे से स्टार्ट करते हैं। लोगों को बुरी चीजें हमें बुरा कहाँ लगता है? मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना, अब अगर समझ लीजिए कि मैं स्मशान घाट में जाता हूँ, ज्यादातर स्मशान घाट में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिनको कोई होते हैं जिनको जब मैं बोलता हूँ तो बोलता नहीं सर हमको तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जल्दी जो काम है वो करो, निपटो, निकलो। क्योंकि वहां पे लोग दुखी होते हैं ना, वहां की एनर्जी बिल्कुल लो होती है। उसी प्रकार मैं हॉस्पिटल जाता हूँ है ना, हॉस्पिटल जाने के बाद में अगर हॉस्पिटल भले वो 5 स्टार वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल क्यों ना, एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल क्यों ना, हॉस्पिटल होता है। वहां जाने के बाद में ऐसा लगेगा, शुरू में तो मैं अच्छा लगेगा और 5 स्टार हॉस्पिटल है, पर नहीं, वहाँ मरीज ही है, वहाँ दुख है, वहाँ तकलीफ है ना। अगर वहाँ कोई जिसका हाथ टूटा है उसको सादे हॉस्पिटल में जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, उसको दर्द तो वैसे ही होने वाला है। उसको ट्रीटमेंट बस ये है कि उसको थोड़ा लग्जरी ट्रीटमेंट मिलेगा, पर बाकी इंजेक्शन है, दवाइयां वो उसको वही खानी पड़ेगी। तो दुख तकलीफ का लेवल वही रहेगा। ऐसा नहीं क्या है मुझे दर्द हो रहा है पर मैं एसी में हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दर्द है मैं पंखे में हूँ तो मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो तकलीफ वाला है ना, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें क्या लगता है यार किसी को मिलने जाते हैं तो जल्दी निकलो वहां से और निकलो वहां से। हम बहुत बार कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, हम ज्यादा, एक मिनट, मेरी आवाज इको हो रही है, डबल आ रही है क्या? कोई प्लीज मुझे चैट में बताएगा, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? इको हो रही है मेरी आवाज? अच्छा इको, अच्छा डबल आवाज आ रही है। ओके 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 ओके, एक मिनट मैं थोड़ा उसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ तो होपफुली जस्ट होल्ड। अभी मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है कि अभी भी इको, अभी भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ी क्लैरिटी आई है? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, एक ने अंगूठा दिखाया, थंब क्लियर है थोड़ी। अच्छा मैं और मेरी वॉइस थोड़ी, अभी आवाज थोड़ी क्लियर है, मैंने वॉल्यूम ऑन कर दिया। चलिए तो उम्मीद करता हूँ अभी आवाज थोड़ी मतलब कम से कम सुनने लायक आ रही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अब, ठीक है। ओके ओके क्लियर क्लियर। क्योंकि क्या हो जाता है जब मैं पीपीटी ऑन करता हूँ, चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। थोड़ा शेयर तो किया है, ठीक है ठीक है। तो एनर्जी, तो मैंने जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा लगता है सर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। हम समझ लीजिए कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है, किसी के घर में कोई कैंसर का पेशेंट है ना, या बहुत टाइम से लाइलाज बीमारी से उनके घर में है, भले उनका बड़ा सा घर क्यों ना, हम उनके घर में भी जाएंगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि चलो हम जैसे हमारे दोस्त के घर पे गए मिलने, उसके घर में कोई उसका रिलेटिव बीमार है, बहुत टाइम से बीमार है, तो वहाँ जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, वैसे आपको ना वातावरण ऐसा लगेगा अरे यार निकलो। तो आप क्या अपने दोस्त को क्या बोले, काम करते हैं बाहर बात करते हैं, अंदर बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता निकलना। तो वो जो चीज है ना, या किसी की मैयत हो जाती है, डेथ हो जाती है, हम वहां जाते हैं तो हमें वहां अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है यहाँ से निकलो। नेगेटिविटी, या कहीं बंद घर में जाते हैं, बहुत टाइम से बंद है, या कोई बंद फैक्ट्री या कहीं भी ऐसी जगह चले जाते हैं बहुत समय से बंद है, जाने के बाद में हमें अच्छा नहीं लगता, वो है नेगेटिव एनर्जी। वो है नेगेटिव एनर्जी। अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमें हमारे घर में भी लगती है कि भाई घर में जाओ तो वैसे ही बुरा सा लगता है, तो वहां कहीं ना कहीं आपके घर पे वास्तु दोष है ना। उसी प्रकार हमें अच्छा कहाँ लगता है? हमें अच्छा लगता है मंदिर में। हम लोग सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, या कभी भी आप मंदिर, कभी भी सुबह शाम दिन दोपहर हम मंदिर में जाए तो लगता है बैठे रहो, है ना, भगवान की मूर्ति रहती है और हम उनको देखते हैं और ऐसा लगता है बैठे रहो, बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं। अच्छा लगता है कि यार सारा, और ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, हमारी जो भी दुख है वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, है ना। हम गार्डन में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम जिम जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वहाँ एनर्जी रहती है लोगों में, यार चलो कुछ करना है, अपने शरीर को और स्वस्थ बनाना है। योगा क्लास जाते हैं, वहाँ हमें अच्छा लगता है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना, वहाँ बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि हाँ यार वहाँ बच्चों की ज्यादा एनर्जी रहती है। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। कृष्णा चार्जर लाना, ठीक है।
तो वहां जो होती है, अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी वहां पे होती है। तो ये हमें समझना है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो ये फर्क होता है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में। तो अगर आपके घर में, अगर आपको अच्छा लगता है, यानी आपका घर में पॉजिटिविटी, और अगर आपको खराब लगता है, इसके साथ में जैसे मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, हम हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, या हमारे घर में रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष, जैसे मैंने कहा कि हम बोलते हैं ना वास्तु शास्त्र और ये सारी चीजें, तो वास्तु दोष क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अब वास्तु, हम बोलते हैं ना कि वास्तु शास्त्र किस चीज के ऊपर बेस्ड है। बेस्ड यानी कि मैं साइंटिफिक और टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा, है ना, वो सब चीजें तो आप कहीं और से मतलब समझ लेना, है ना। वास्तु शास्त्र में क्या है, वास्तु में अगर हम लोग देखते क्या है, बोलते हैं ना वास्तु शास्त्री आता है और देखता क्या है। वास्तु शास्त्र में हम लोग देखते हैं डायरेक्शंस, आपके घर में आपकी जो चीजें हैं वो बराबर से सही डायरेक्शन में है या नहीं, है ना। डायरेक्शन के हिसाब से चीजें देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई हर किसी की डायरेक्शन होती है, हर चीज की एक जगह होती है ना। तो वो हिसाब से वो चीज बराबर है या नहीं है ना। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, प्लेसमेंट, है ना। हर कमरे का एक प्लेसमेंट होता है, हर चीज का एक प्लेसमेंट होता है। जैसे मैंने डायरेक्शन बोला, डायरेक्शन में ये चीज होनी चाहिए, उसी प्रकार ये कमरा यहाँ होना चाहिए, वो कमरा वहां होना चाहिए, ये सामान यहाँ होना चाहिए। हर चीज का अपनी जगह निर्धारित की गई है। वहां पे अगर वो चीज हो तो बहुत अच्छी बात है, और वहां पे अगर वो चीज नहीं है तो उसे हम कहीं ना कहीं तकलीफ में, या हम बोल सकते हैं वास्तु दोष, है ना। कोई वस्तु जो होती है, बहुत सारा चीज होती है, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन हो जाती है, हमारा गीजर हो जाता है, इन्वर्टर हो जाता है, हमारा टीवी हो जाता है, हमारा कंप्यूटर हो जाता है, हमारे स्टडी टेबल हो जाता है ना। तो हम अगर बोलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ, कौन सी चीज का रिजल्ट और कहाँ से अच्छा आएगा, वो कहीं ना कहीं हम वास्तु के हिसाब से देख सकते हैं। देखो रिजल्ट तो आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। पर अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में या वो पर्टिकुलर जोन में अगर आप वो काम करें तो और इजी होगा, मतलब आपका जो एफर्ट्स है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी, रिजल्ट जो है आपको जल्दी आना होगा, रिजल्ट जल्दी आना पड़ेगा। उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे अरे मैंने अगर वहां कर दिया, मैं कुछ भी नहीं करूं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आप ये चीज वहां रख दीजिए और बैठे रहिए, ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिकली पैसा नहीं आता, अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो वहां पे आप XYZ चीजें जो भी है उधर की रख लीजिए और उससे रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है, वो चीज अगर हम लोग वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं तो उससे हमें अपॉर्चुनिटी आती है, मौके आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो आती है ना, मौके आते हैं। बाकी ये नहीं कि हम बैठे हैं और घंटी बजाएगा और अमिताभ बच्चन बोलेगा कि आपने नॉर्थ डायरेक्शन में ये सामान रखा है तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है ना। हमें और मौके मिलते हैं, है ना। कोई भी चीज के, है ना, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको इश्यू है तो अगर आप वहां पे वो चीज हो जाती है तो आपको चांस मिलता है कि भैया हेल्थ में आप इंप्रूवमेंट करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। ये नहीं है कि यार वहां मैंने रख दी है और मैं वैसे ये ना वैसी डायबिटीज है, मैंने वहां रख दी तो मेरी हेल्थ बराबर बैलेंस रहेगी, मैं और शक्कर खाऊं या मैं और स्वीट खाऊं या मैं और वो सारी चीजें खाऊं। उदाहरण दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स हर चीज का होता है, वो अगर आप वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे, है ना, हर चीज का एक चीज बनाई गई है तो वो हिसाब से अगर रखेंगे तो अच्छा है। कलर का महत्व हो जाता है कि भाई कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बार हम लोग एंटी कलर कर देते हैं। सोचिए ना, उदाहरण के तौर पे ये कॉमन फैक्टर हो जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी 5 एलिमेंट में आ जाएगा, वहां भी आपको मालूम पड़ जाएगा। एंटी होते हैं ना, दुश्मन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया पाकिस्तान, तो हम ऐसे दुश्मन, क्रिकेट आ गया तो दुश्मन, है ना। उसी प्रकार बहुत सारे जो चीजें होती है कलर के मामले में कि भैया जहाँ पे पानी है वहां नॉर्थ में, यानी कि डायरेक्शन पानी का होता है, वहां ब्लू कलर होना चाहिए, और जहां अग्नि है वहां पे कम से कम रेड कलर होना चाहिए, या रेड कलर से रिलेटेड चीज होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जहां पानी की जगह है वहां पे रेड आ गया, और जहाँ पे अग्नि की जगह है वहां पे ब्लू कलर आ गया, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो कलर का भी प्रॉब्लम हो जाता है और कहीं कहीं शेप का भी हो जाता है। अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम कोई शेप का ज्यादा इशू होता नहीं है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर फर्क हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ कर लिया फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हमको शेप के ऊपर, आखिरी में हमको शेप के ऊपर देखना पड़ता है कि भैया वो डायरेक्शन में कौन सा शेप है जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भाई वास्तु जो शास्त्री होता है वो क्या देखता है वास्तु में, ठीक है। वास्तु दोष में क्या आ जाता है, हम बोलते हैं ना वास्तु दोष है, वास्तु दोष है। तो जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा, उसी प्रकार वास्तु दोष आ जाता है। वास्तु दोष में सबसे पहला दोष हम लोग बोलते हैं टॉयलेट का, है ना। टॉयलेट जो होता है ना, आप सोचिए ना, आप खाना खा रहे हैं, आप जहाँ खाना खा रहे हैं और उसके पास में ही टॉयलेट है। वो छोड़िए, आप स्टेशन पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, और हम लोग जो मुंबई वाले हैं वो प्लेटफॉर्म पे रहते ही हैं क्योंकि लोकल पकड़नी रहती है ना। और बिल्कुल टॉयलेट के बाहर ही हम खड़े, तो हम वहां नहीं खड़े रहेंगे, हम दूर खड़े रहेंगे। जब ट्रेन आएगी तब हम वो एरिया में जाके खड़े होंगे ना। बहुत बार ऐसा होता है। हम लोग ट्रेन में भी चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते तो जहाँ वो आपने कॉमन फैक्टर है, जहाँ पे जो ट्रेन की बोगी होती है ना, भले वो एसी हो या स्लीपर हो, है ना, 1 से लेके 1 2 3 4 5 अगर काश बर्थ मिल जाती तो मैं बस सकता, अरे कहाँ ले लिया, टॉयलेट के पास में,
है ना, या वो 68, 69, 70, 71, 72 जो आखिरी है वहां भी टॉयलेट है, लगता है कहाँ आ गए, बड़ी परेशानी रहेगी। टॉयलेट जो है वो टॉयलेट की स्मेल आते मतलब जब तक ट्रैवल करेंगे तब तक आती रहती है ना। तो टॉयलेट की अपनी पर्टिकुलर जगह होती है वास्तु के हिसाब से भी, है ना, कि भैया इसका पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में या ये जोन में होगा तो ठीक है। वैसे तो टॉयलेट वास्तु के हिसाब से मतलब घर में होना नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से। क्यों? क्योंकि भैया पहले जमाने में घर में टॉयलेट होती नहीं थी। आज भी अगर हम लोग देखेंगे गाँव में, अभी तो बहुत हो गया है, नहीं तो होता था। मैं खुद ही ऐसी मतलब हमारे गाँव में जाना पड़ता था, सुबह-सुबह खेत में ही जाना पड़ता था और खेत भी पास ही था हम लोगों का। तो टॉयलेट था नहीं, पर फिर टॉयलेट आ गया तो अब टॉयलेट की प्लेसमेंट होनी चाहिए। और स्पेशली हम लोग ज्यादातर वास्तु में आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, ये मेरी आदत ही है, ठीक है, जल्दी बोलूंगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, आप भी फ्री हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे वास्तु के हिसाब से, वैसे तो और भी बहुत सारे डायरेक्शन है जहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है स्पेशली, भले वो ट्रेडिशनल वास्तु यानी कि वैदिक वास्तु या महावास्तु जो भी है ना, महावास्तु के हिसाब, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कहीं ना कहीं अच्छा खासा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया, और मैं हर किसी को बोलता हूँ भैया कम से कम वो तो देख लो, बाकी दरवाजा किधर से है, बाथरूम किधर है, सॉरी बेडरूम किधर है, किचन किधर है, हॉल किधर है, वो हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि वो हो जाएगा। उसके लिए आप थोड़ी रेमेडी लगाएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर टॉयलेट की रेमेडी ज्यादातर असर नहीं करती। बहुत सारे लोग जो आजकल वास्तु करते हैं बोलते हैं कि भाई हम टॉयलेट की भी रेमेडीज देते हैं, तो होगी उनके पास होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर है कि भाई होती है, किसी ने इन्वेंट कर ली होगी ना। तो वह वो हिसाब से तो टॉयलेट की जो है ना रेमेडी जल्दी होती नहीं है। इसके लिए हम बोलते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, ऐसा घर देखो। और बिलीव मी, मुझे आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं जब वास्तु किसी के घर का करने जाता हूँ या ऑनलाइन वास्तु के लिए आते हैं, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देखता हूँ, बोला अरे भगवान क्यों। और मुझे लगता है कि भाई मुझसे क्यों पूछा तूने, मत कंसल्टेंसी ले, मत पूछ मुझसे, क्योंकि मुझे दुख होता है उनको बोलने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है अच्छा। और फिर उनको फिर रेमेडी देनी पड़ती है, और रेमेडी जो होती है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की इतनी इफेक्टिव होती है, असर पड़ता है पर कम असर पड़ता है, होता है असर, ऐसा नहीं है, कम होता है नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली टॉयलेट। तो टॉयलेट जो है बहुत वो है। उसके बाद में रूम का प्लेसमेंट देखना पड़ता है वास्तु दोष के हिसाब से कि भैया रूम का प्लेसमेंट कहाँ किधर होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर और भी कहीं हो तो अच्छी बात है, पर नॉर्थ ईस्ट में तो भैया सोने पे सुहागा, वो हिसाब से। बेडरूम ज्यादातर हम बोलते हैं कि भाई साउथ वेस्ट में होना चाहिए, हो गया मास्टर बेडरूम तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किचन जो है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम होता है, तो वो वास्तु दोष में आ जाता है। जैसे कि अगर आपके घर का जो किचन है अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो वास्तु दोष है। अब इसका परिणाम क्या होगा? अब वास्तु दोष अगर समझ लीजिए कि किचन जो है साउथ ईस्ट में होना चाहिए, आपका घर में साउथ ईस्ट में नहीं है, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि आपके घर में जितनी भी औरतें होंगी, जितनी भी औरतें यानी फीमेल, भले ही वो आपकी लड़की हो कि भाई लड़की हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, भाभी हो, दादी हो, दादी नानी हो, काकी हो, बुआ हो, कोई भी, भले ही वो एक दिन की लड़की या 100 साल की बूढ़ी औरत, कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन नहीं होता है तो ठीक है, उसके लिए है उपाय है, वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और आपको इजीली मिल जाएंगे। पर है मतलब अगर आपने कुछ नहीं किया और है नहीं, को बहुत बार होता है ना कि यार मेरी मम्मी को कंधे में बड़ा तकलीफ है ना, डॉक्टर को दिखाया, स्कैनिंग कराई, सब करा लिया हम लोग ने, है ना, वो जितनी भी चीजें चाहिए हम लोगों ने सब करा ली है, एक्सरे सब निकाल लिया है, पर अभी तक मालूम नहीं पड़ा मेरी माँ को दर्द क्यों होता है। और जबकि मम्मी खाना भी नहीं बनाती या खाना भी नहीं बनाती या मतलब रोज काम ही नहीं करती, काम वाली बाई है, फिर भी शोल्डर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है, मैंने बताया बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत बार एक मिनट, बहुत बार एनर्जीज ऐसी होती है जो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिखाई नहीं देती पर है। तो जैसे मैंने कहा कि भैया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट, कहीं एक मिनट, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? नो, मेरे को हेडफोन शायद बदलना पड़ेगा। डबल वॉइस क्यों हो रही है? डबल वॉइस, एक मिनट, हाँ मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, तो फिर मैं हेडफोन अपना मतलब चेंज कर लेता हूँ। जस्ट छोड़ो, जस्ट छोड़ो। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कैसी आ रही है आवाज? अभी आवाज गूंज रही है मेरी? अभी क्लियर है?
अभी क्लियर है? चलो ठीक है, हो सकता है शायद उसकी आवाज आ रही होगी मेरे माइक की, दैट माइट बी द रीजन। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा पीपीटी? ठीक है, तो हम जैसे बोलते हैं कि भैया वास्तु दोष है, ठीक है, प्लेसमेंट, रूम का प्लेसमेंट अलग अलग आ जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम आ जाता है। अभी उसके बाद में हम लोग देखेंगे कट्स आ जाता है ना, एक्सटेंशन आ जाता है। अब कट्स आ जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भैया वास्तु के हिसाब से हमारा जो घर है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल में होना चाहिए। अब हर जगह तो ऐसा नहीं होता है, तो अगर समझ लीजिए कि किसी का अगर ये ऐसा आ गया है, समझ लीजिए किसी का अगर ऐसा आ गया, तो ये जो है ना, ये अलग से निकला हुआ है, हम इसे क्या बोलते हैं? ये एक्सटेंशन, क्या बोल सकते हैं? ये जो हिस्सा है ये एक्सटेंशन है। उसी प्रकार हम इसको दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ना, इतना इतना हिस्सा जो है ये कट है, इतना हिस्सा जो है वो है नहीं। यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये बड़ा हुआ है, एक्सटेंशन का मतलब बड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं ये कम है। तो कट और एक्सटेंशन भी देखना पड़ता है कि भैया कट है या एक्सटेंशन है। उसके बाद में सराउंडिंग, जो हमारे घर का वास्तु दोष में आ जाता है। सराउंडिंग मतलब भैया हमारे घर के अगल बगल आसपास में क्या चीज है। हमारे घर के पास में अगर समझिए स्मशान घाट है, तो वो कहीं ना कहीं, और वो हमारे घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर है, पर घर के बाहर नेगेटिव एनर्जी भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। हमारे घर के बाहर अगर हम लोग देखेंगे तो स्मशान घाट है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे घर के जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक का बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे जो घर है उसके आसपास में कोई पुरानी बिल्डिंग है या कोई बंद फैक्ट्री है, पुरानी बिल्डिंग है ना, कि पुरानी बंद फैक्ट्री है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष आता है। हमारे घर के अगल बगल में बड़ा सा गटर है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे घर के पास में मंदिर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब आप बोलेंगे अरे मंदिर सर, ऐसे कैसे मंदिर? देखिए जो मंदिर होते हैं, है ना, अब जैसे कि मंदिर मंदिर यानी दूर, अगर समझ लीजिए मोटा मोटा हिसाब, जैसे हम लोग थंब रूल बताते हैं कि भाई मंदिर यानी कितना दूर होना चाहिए। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई मंदिर जो है, मंदिर की परछाई आपके घर पे नहीं आनी चाहिए, मंदिर की परछाई है हम आपके घर तक नहीं आनी चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आपके घर के 50-60 मीटर, 50-60 भी नहीं, और मैं कम कर देता हूँ, मतलब फुट के हिसाब से, हाँ 50-60 मीटर या 100 मीटर के एरिया में अगर आपका मंदिर आ जाता है, ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। या हो सकता है कि आपके घर के पास से आपको मंदिर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। डिस्टेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग पैरामीटर होते हैं इन जनरल, है ना। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ना मंदिर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना, वो सब कोई कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की अगर बहुत ही पास में है तो आपके घर में नेगेटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बोलेंगे कि भैया जो मंदिर होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं। देखिए मंदिर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं, हम लोग क्या पूरी नेगेटिविटी लेके जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं और मूर्ति के पास जाते हैं, वहां रहती है, वहां मंदिर में जो है पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हम जाते हैं नेगेटिविटी लेके। और जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं मंदिर वो खींच लेता है, मंदिर खींच लेता है, ठीक है। और वो मंदिर में जो नेगेटिविटी जो आता है, खींचने के बाद में क्या करता है, जो नेगेटिविटी होती है वो मंदिर जो है वो अपने नेगेटिविटी वो बाहर फेंकता है, मंदिर जो है वो बाहर फेंकने का काम करता है। तो जो भी मंदिर के रेडियस में, समझ लीजिए कि यहाँ मंदिर है और आपका घर यहाँ पे है, तो अगर जो मंदिर जो है वो नेगेटिविटी अगर निकालता है, फेंकता है, तो ये पूरे के पूरे आप ये लपेटे में ऐसे आ जाते हैं, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके घर में, दुकान पे, कहीं भी ज्यादातर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब लोग बोलेंगे भैया प्रॉब्लम आना शुरू हो क्या हो जाता है? भैया प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। पैसा बहुत है पर घर में सुखी नहीं है ना, पैसा बहुत है संतानी बराबर नहीं है ना। पैसा, हमको क्या लगता है आज की तारीख में वास्तु का मतलब है पैसा, खुशी का मतलब है पैसा, नहीं पैसा नहीं होता है। पैसा इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पर पैसे के साथ में हर चीजें नहीं होती है ना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमको लगता है कि हम बच्चों के साथ में रहे, हमारे नाते पोती उनके साथ में रहे, घर में सुख रहे, शांति रहे, और क्या चाहिए, है ना। तो हमको क्या लगता है बस पैसा, हम पैसा है मेरे पास में, है ना। जैसे कि मेरे मेरे एक फ्रेंड है, उनके जो फादर थे वो रेलवे में थे, है ना, उनके पास में अच्छा है, पेंशन आ रहे हैं, अंकल आंटी दोनों रहते हैं, दोनों बच्चे हैं, है ना। एक तो उनके बिल्कुल वही बिल्डिंग में रहता है पर साथ में नहीं रहता है, घर में क्लेश चलता रहता है, क्या करेंगे उस पैसे का,
है ना। तो कहने का मतलब है कि हम ये नहीं सोचो कि भाई वास्तु दोष में प्रॉब्लम पैसे की नहीं, पैसे नहीं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पास पैसा है पर आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता, पैसा है पर आपको कोई पूछते ही नहीं, है ना। पैसा है पर कोई हेल्दी नहीं है, पैसा है पर हम पैरालाइज में पड़े हैं, क्या फायदा। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वास्तु दोष, आप ये मत समझिए कि सिर्फ पैसा, वास्तु दोष कोई भी चीज का हो सकता है, रिलेशनशिप का, है ना। पैसा है ना, पैसा है, हेल्दी है, पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ही खराब है, क्लेश चलता रहता है घर में। बहुत बार हस्बैंड वाइफ के तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या 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 फायदा। तो कहने का मतलब ये है, अगर वास्तु दोष होता है या ऐसी नेगेटिव एनर्जी जैसे मंदिर वाली बताई, अगर आसपास में ऐसी नेगेटिव चीजें होती है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पैसे से किल्लत होगी, कोई भी चीज से हमें परेशानी हो सकती है। तो हमारे वास्तु दोष हमको सराउंडिंग भी देखना पड़ता है कि भाई सराउंडिंग में क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने वास्तु दोष समझ लिया। अब वास्तु में होता क्या है, वास्तु में आप बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वेबिनार या कोर्स भी अटेंड किए होंगे। 5 एलिमेंट के ऊपर वास्तु चलता है, जो हमारे पंच तत्व है, 5 एलिमेंट है। ये जो पंच तत्व है हमारे शरीर में है, और यही पंच तत्व जो है हमारे घर में भी होते हैं। घर आप बोलो, दुकान बोलो, यानी कि हमारे वास्तु में होते हैं 5 एलिमेंट, जो है वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये जो 5 एलिमेंट होते हैं ये हमारे शरीर में होते हैं, ये 5 एलिमेंट हमारे घर में होते हैं। अब अगर हमारे घर में ये 5 एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष या प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये एलिमेंट है, उदाहरण के तौर पे हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक जगह होती है ना। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु में जाएंगे तो अपनी अपनी एक जगह होती है ना, वाटर की अपनी जगह होती है, एयर की अपनी जगह है, फायर की अपनी, जैसे फायर का मैंने कहा साउथ ईस्ट में अगर अग्नि नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हमारे घर की औरतें हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और उसी प्रकार मैंने आपको कलर के बारे में भी बताया कि भैया अगर जैसे कि वाटर कलर है ना, नॉर्थ में अगर हम लोग देखेंगे जो कहीं ना कहीं वाटर जोन आ जाता है, और हम लोग साउथ ईस्ट साइड देखेंगे तो कहीं ना कहीं फायर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग, यहाँ पे अगर ब्लू कलर आ जाता है और यहाँ पे अगर रेड कलर आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट जो है अगर हम इनको बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे घर का जो वास्तु दोष है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। वास्तु दोष कम होते हैं। देखिए आप लोगों को एक चीज और समझनी चाहिए कि वास्तु दोष खत्म होना और वास्तु दोष कम होने में फर्क है। जब मैं कहता हूँ वास्तु दोष कम का मतलब है वो कम होता है, और वास्तु दोष खत्म यानी खत्म, है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि भैया वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, ये उपाय कीजिए, ये रेमेडी कीजिए, आपका घर के वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नहीं, वास्तु दोष खत्म नहीं होता, वास्तु दोष कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर समझ लीजिए कि आपके घर का किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं, और जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट में नहीं, तो घर में हमारे जितने भी फीमेल मेंबर है उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होंगे। ठीक है, एज से पहले होंगे, हेल्थ इश्यू सबको होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि हेल्थ इश्यू जो है 50, 60, 55 के बाद में होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले हो तो हो सकता है हेरिडिटरी मतलब, है ना, या फिर नहीं तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष के होने के चांसेस है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में अगर मैं बोलता हूँ कि आपका किचन नहीं है ना, तो अब अगर कहा साउथ ईस्ट में आपका किचन नहीं, आपका किचन और कहीं है, तो अगर और कहीं गलत जगह तो उसका भी दोष आपको लगेगा, वो अलग बात हो जाती है। समझिए साउथ ईस्ट में आपका किचन नहीं है तो हम वहां उपाय कर सकते हैं, हम रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी कोई भी हो जाती है, पिरामिड की हो जाती है, यंत्र की हो जाती है, कलर की हो जाती है, जो भी अलग अलग लोगों का अलग अलग रेमेडीज होती है, उपाय होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेमेडीज भी होती है। समझ लीजिए आपने उपाय कर लिया, उपाय करने के बाद में यानी कि आपका किचन जो है किचन में नहीं है, वो जोन में नहीं है, तो क्या होगा, उससे आपका जो नेगेटिव यानी कि वास्तु दोष है वो 80 to 90% कम हो जाएगा। कितना? 80 to 90%। 100% खत्म नहीं होगा, वास्तु दोष खत्म नहीं होगा, वास्तु दोष जो है वो कम हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। 70, 80, 90% कम होगा, खत्म नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आप ये उपाय कीजिए वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कोई चीज खत्म नहीं होती। वास्तु दोष जो होता है, ये मेरा मानना है, आप मेरी बात मानिए नहीं मानिए वो अलग बात है, अपना अपना व्यू होता है। वास्तु दोष जो है वो एक कैंसर की तरह होता है, एक कैंसर की तरह होता है जिसके बैक्टीरिया कभी जाते नहीं जब तक उसका पूरा की पूरा उसका मतलब इलाज नहीं, इलाज का मतलब है उसको जैसे बोलते तोड़ फोड़ के अगर आप नहीं करो तो, क्योंकि तोड़ फोड़ साउथ ईस्ट में किचन नहीं, आपको तोड़ फोड़ करके साउथ ईस्ट में आपको किचन नहीं लाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं ला रहे हैं, आप रेमेडी कीजिए, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैं मुंबई में रहता, अगर मुंबई में मैं कुछ भी नहीं तोड़ सकता, सोसाइटी से, मेरा खुद का फ्लैट क्यों ना, मैं सोसाइटी से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, सोसाइटी ये बोलेगी नहीं कि भाई किचन आप यहाँ से यहाँ कर दो, क्योंकि उसका पाइपलाइन होता है, सब चीजें होती है। तो मैं उपाय कर देता हूँ, उपाय से जैसे मैंने कहा 70, 80, 90%। हाँ, अगर मुझे वो वास्तु दोष खत्म करना है और मेरा खुद का बंगलो है, मैं वहां तोड़ के फिर मैं कहीं और बना सकता हूँ, तो उससे मेरा वास्तु दोष जो है खत्म हो जाएगा। खत्म बोलते ना, जैसे मैंने कहा उदाहरण के तौर पे मेरी भाभी है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। ठीक है, हो गए उस बात को 7-8 साल हो गए, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अब ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो जैसे ही डॉक्टर को मालूम पड़ा, उन्होंने बोला आपका ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। उनका ब्रेस्ट कैंसर में से ब्रेस्ट निकाल लिया, ठीक है, जिसमें कैंसर था निकाल लिया। ठीक है,
पर अभी भी मेरी भाभी को 7-8 साल हो गए, अभी भी मुझे हर साल में 2 या 1 बार उनको टाटा हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। क्यों? सब चेकअप कराने के, कि भैया जो बैक्टीरियाज हैं और उनके शरीर में वो बैक्टीरियाज रहेंगे, फैले नहीं जाए, फैल नहीं जाए। तो ये जो हमारे रेमेडीज होते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर का यानी कैंसर का हमने ऑपरेशन कर दिया है, पर बैक्टीरिया फिर भी रहेंगे, बैक्टीरिया फिर भी रहेंगे। वो बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं, आपने उपाय कर दिया तो वो जैसे मैंने कहा ना 10-20% रहेंगे, वो कहीं न कहीं तकलीफ देगा। अब वो जैसे मैंने कहा कि भाभी का जो ऑपरेशन कर दिया है, अब उनको उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, थोड़ी वीकनेस हो गई है, थक जाते हैं, है ना? उनको तकलीफ रहेगा, क्यों? उनके शरीर में इतनी बड़ी बीमारी होती है उनके बैक्टीरिया के कारण। तो कहने का मतलब ये हो जाता है, वास्तु जो दोष है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, अगर वो उसका हम बोल सकते हैं कि उसको पूरा की पूरा निकाल नहीं लो। बाकी हम बोलते हैं ना ट्रीटमेंट करना, जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रीटमेंट करना, उपाय करना, उससे उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है? जैसे हमने खराब कर्म किए, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, है ना? भले ही आपने फिर बाद में पुण्य किए तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम पड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर समझ लीजिए कि मेरा नसीब में लिखा है कि मेरा मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरा एक ट्रक के साथ में एक्सीडेंट होगा, ठीक है? ट्रक के साथ में एक्सीडेंट होगा। अब जब हम सोचते हैं बाप रे ट्रक के साथ हाथ पैर टूटेंगे या ऊपर ही जाएंगे, पर मेरे कर्म इतने अच्छे हों कि जो एक्सीडेंट हो वो इतना माइनर हो कि मुझे बस खरोंची लग गई पर एक्सीडेंट हुआ। उसी प्रकार ये उपाय होते हैं कि भैया आपने उसका ट्रीटमेंट करा लिया, आपने उसका उपाय करा लिया, तो उसका तकलीफ तो होगी पर कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है? तो ये 5 एलिमेंट अगर हम लोग प्लेसमेंट कर देते हैं, यानी कि जिनकी जो जगह है या जिनका जो कलर है, वो हिसाब से हम लोग बैलेंस कर देते हैं, चीजें कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे घर का वास्तु दोष है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। इसके लिए 5 एलिमेंट वास्तु में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे महावास्तु के हिसाब से तो उसमें 32 द्वार आ जाते हैं, 32 डोर्स। अब हमें ये देखना है कि भाई हमारा कौन सा दरवाजा आ जाता है ना? महावास्तु के हिसाब से बताया कि भैया हर दरवाजा, जैसे आप बोलते हैं ना, हर घर कुछ कहता है, उसी प्रकार हर दरवाजा कुछ कहता है कि भैया आपका घर कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव। तो अगर आपका घर पॉजिटिव है तो खुशी मनाइए, और अगर आपका घर 32 यानी कि अलग-अलग है, N1 to N3 ये सब लिखा हुआ है ना, ये आप देखेंगे यानी कि नॉर्थ में अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आपका N1 में आ रहा है, N2 में आ रहा है, N3 में आ रहा है, उसी प्रकार 32 जो दरवाजे होते हैं, तो कौन से दरवाजे पे आपका जो घर है वो एंट्री आती है वो हिसाब से, है ना? तो अगर आपका अच्छा आया तो वेल एंड गुड, और अगर खराब आया तो फिर उसका हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। तो उसका उपाय भी होते हैं, धातु होते हैं, मेटल होते हैं, उसके उपाय में फिर कलर होते हैं, वो भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वर्चुअल डोर होते हैं, वो भी हम बना सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये कहीं न कहीं वास्तु में थोड़ा ईज़ी हो जाता है, यानी कि मेरा डोर है जो अच्छे डायरेक्शन में नहीं है या अच्छे ज़ोन में नहीं है, ठीक है? तो वो हमें कहीं न कहीं मालूम पड़ता है। तो वास्तु में अगर हम लोग देखेंगे, हमने 5 एलिमेंट देखा है, हमने देखा है कि 32 द्वार होते हैं, जो हमें समझने रहते हैं, सिंपल है। और ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत सिंपल है वास्तु के बारे में, क्योंकि वास्तु मैंने सीखा नहीं था। मेरी वाइफ जो थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि भैया 11 साल का एक्सपीरियंस है वास्तु राय में, उसमें मेरी वाइफ को एक्सपीरियंस है, मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। 7-8 साल का भी ऐसा, मेरी वाइफ मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती है। सचिन एक काम करो, आप ट्रेनिंग फील्ड में हो, आप पढ़ाते हो, आप ये भी सीख लो, बहुत सिंपल है वास्तु। मैंने कहा अरे बाप रे कौन सीखेगा, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या चीज़ है, मेरे दिमाग में नहीं आती ये चीज़ें। मेरी वाइफ बेचारी बहुत पीछे पड़ी थी, पर मैंने नहीं किया। पर क्योंकि मैं रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रेमी है, मैं वहाँ पे जॉब पे था, वहाँ रियल एस्टेट सिखाना पड़ता था मुझे। तो अभी मैं वहाँ फ्रीलांसिंग लेक्चर देता हूँ। तो वहाँ मैं जॉब करता था, तो वहाँ बोला सचिन क्योंकि ये रियल एस्टेट है और रियल एस्टेट में वास्तु भी आता है, हमारे बिल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनको सिखाना है। तो उनको पता चला कि मेरी वाइफ जो है वास्तु एक्सपर्ट है। तो उन्होंने बोला आपकी वाइफ को बोलो सिखाने के लिए। मेरी वाइफ ने बोला मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं सिखाऊँगी। हमारे छोटे बच्चे हैं, दरिद्र। तो मेरी कंपनी ने बोला अब तो सचिन आपकी वाइफ नहीं आ रही है और आपके घर में ही वास्तु एक्सपर्ट है, तो आप सीखो, और मतलब हम दूसरे वास्तु एक्सपर्ट को क्यों बुलाएं ट्रेनिंग के लिए? पैसे हम उतने ही दे रहे, तो कम से कम हमारे पैसे बच जाएँगे, क्योंकि हम आपको सैलरी दे रहे हैं। उस प्रकार से फिर मुझे जबरदस्ती सीखना पड़ा, और जब मैंने सीखा और समझा, अरे बहुत सिंपल है वास्तु, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हम सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कंप्लीट सीख गया, मुझे कंप्लीट ज्ञान है। नहीं, अभी भी जब भी मैं कुछ करता हूँ तो नई-नई चीज़ें पता चलती रहती है। हम कोई ऐसा बड़ा ज्ञानी नहीं है। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल है, 32 दरवाजे, चलो आगे उसका हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए उपाय, उसके लिए रेमेडीज हैं, वो हम कर सकते हैं। भले वो कलर है, मेटल है या वर्चुअल एंट्री है, वो हिसाब से। वास्तु में अगर हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन 8 डायरेक्शंस होते हैं, उसके अलावा जो मेन होता है, जो महावास्तु में आता है ना? वो होते हैं 16 ज़ोन्स, 16 ज़ोन होते हैं, और हर एक ज़ोन की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस होते हैं, अपने-अपने, जैसे बोलते हैं ना एट्रिब्यूट। एट्रिब्यूट लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, ये शब्द नया है।
एट्रीब्यूट का मतलब हो जाता है कैरेक्टर, स्वभाव। हर डायरेक्शन का अपना स्वभाव होता है। तो 16 डायरेक्शन के अपने अपने 16 जोन्स के अपने अपने स्वभाव है, ठीक है। तो अगर काश कोई आता है और बोलता है कि भाई मुझे पैसे की तकलीफ है, तो आप बता सकते हैं अच्छा पैसे की तकलीफ है, एक काम करो, आप के घर में 9 डायरेक्शन है ना, वहां आप बिल्कुल साफ सफाई कर लो, चकाचक कर लो, है ना। कोई कुछ स्टोर रहेगा या कुछ दिक्कत रहेगी, वो आप ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। बढ़िया यार, वो कर लेता है और हो जाता है। आप बोलता है अंतर्यामी हो यार, आप तो बता दिया आपने, है ना। कोई बोलता है कि भैया पैसे जो हैं वो बच ही नहीं रहे, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, पैसे आते हैं पर बचते ही नहीं है। अरे वाह, आपके यहाँ जो है पैसे नहीं बचते। वेस्ट डायरेक्शन में देखो, वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ दोष होगा, है ना। वेस्ट डायरेक्शन का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। अपन में वेस्ट डायरेक्शन में ये कर लीजिए, हो जाएगा, और वो कर लेता, हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम बैठे बैठे, ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग अंतर्यामी हो जाते हैं, ऐसा कोई फंडा नहीं है। पर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसका सोल्यूशन बता देते हैं। सोल्यूशन कैसे बताते हैं, भैया दिक्कत क्या है। तो ये 16 जोन्स हैं, जो 16 जोन्स हैं, ये अपने अपनी इनके कैरेक्टर, इनका स्वभाव है। उससे हमें पता चल जाता है, अच्छा ये जोन से ये चीजें हमें मिलती है, अरे ये जोन से हमें ये चीजें मिलती है, अच्छा टॉयलेट ये जोन में रखना चाहिए, अच्छा बेडरूम ये जोन में रखना चाहिए, अच्छा पैसे से रिलेटेड। अब कोई बोलता है भैया मेरे को जॉब नहीं लगा, मेरे को करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, है ना। या मैं बिजनेस में हूँ, मैं चाहता हूँ और अपॉर्चुनिटी आए, मेरे पुराने क्लाइंट तो बहुत सारे, मुझे नए क्लाइंट आए जिससे मुझे और बिजनेस मिले, है ना। अगेन फिर से नॉर्थ डायरेक्शन देखो, नॉर्थ डायरेक्शन जो है अपना साफ रखो, नॉर्थ डायरेक्शन जो क्लीन रखो, नॉर्थ डायरेक्शन में एंटी कलर नहीं हो, है ना। ये सारी चीजें तो हमें इजीली चीजें पता चल जाती है थ्रू 16 जोन्स। और ये कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सिंपल हमें लॉजिक लगाना पड़ता है और हमें समझना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमें सपोर्ट नहीं मिलता, लोग हमें मदद ही नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलता। तो हम बोल सकते हैं कि भैया काम करो, नॉर्थ वेस्ट है उसको आप देख लो, बस कर लूंगा, हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में आपका ये दोष होगा या ये प्रॉब्लम होगा, है ना। तो वैसा हम बोल सकते हैं। कोई बोलेगा कि यार लोग जो है मुझसे मिलते नहीं है, लोग मुझे टेढ़े जाते हैं, लोगों से मेरा मेल जो है वो अच्छा नहीं है ना। मैं किसी से भी मतलब रिश्ता, रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल मेरा बढ़ते ही नहीं है ना। तो हम बोलेंगे अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं बनता, आज ईस्ट में आपका प्रॉब्लम है। ईस्ट में आप देखो, आपके ईस्ट में कहीं ना कहीं टॉयलेट होगा, स्टोर होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। तो वो अगर आप ठीक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब वो बोलेगा भैया वहां तो पहले से ही प्रॉब्लम है, मेरा स्टोर है, अब मैं क्या करूं। तो भैया स्टोर को साफ करो या फिर और कुछ कलर वलर की रेमेडी कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हमको सोल्यूशन इजीली मिल जाता है। तो ये 16 जोन्स हमको जानने की जरूरत थी, भैया क्या है 16 जोन्स, वो हिसाब से तो वो वास्तव में हमको मालूम पड़ जाता है और इजी है। मैंने जैसे बताया ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। आप जितना पढ़ोगे, जितना आप अंदर कूदोगे, आपको और गहराई में चीजें मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। बहुत बार होता है कि भैया जो बच्चा है, बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है, बच्चा जो है वो उसके दिमाग में ऐसे ही सब कार्टून नेटवर्क और ये सारी चीजें होती है ना। तो ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि भैया आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फिर हो सकता है कि आपका जो उसका स्टडी टेबल हो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, है ना। वो डायरेक्शन में हो, कहीं ना कहीं उसके लिए उसका ध्यान नहीं लग रहा हो। तो हम बोल देते हैं कि भैया वहां से आप जो इसका स्टडी टेबल हटा दीजिए, उसका स्टडी टेबल जो है वो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लेके आइए, है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि हमको सीखने समझने में दिक्कत होती है ना। कि वास्तु शास्त्री जो होते हैं वो ऐसा आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं और फिर बोलते हैं, नहीं नहीं, सिंपल चीजें, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में वास्तु में क्या आ जाता है 45 देवता। अब अलग अलग जो देवता होते हैं उनका अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग चीजों के होते हैं। 45 देवता जो अगर आप लोग देखेंगे, ये एक शक्ति चक्र माना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 45 देवता है, हर देवता की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, हर देवता का अपना अपना काम होता है। वो जो देवता है उनका क्या काम है, अगर समझ लीजिए हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमारी कोई चीज से हमें कुछ जो हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है। अब मैं उदाहरण के लिए आपको ये बोल सकता हूँ कि पैसे से रिलेटेड अगेन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो भल्लाट है ना, वहाँ वो अगर आप वो डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, अगर वहां के कोई प्रॉब्लम है या वो देवता को अगर आप एक्टिव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे के और सोर्सेज बढ़ जाते हैं। तो ये 45 देवता हैं, अलग अलग देवता की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, अलग अलग चीजें होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया ये हमें भगवान को कैसे खुश करना है, तो ये 45 देवता है ना। तो इनको हम कैसे खुश कर सकते हैं, तो हर देवी देवता को खुश करने का अलग तरीका होता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मुझे गणेश जी को खुश करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लड्डू ले जाऊंगा। और हम महाराष्ट्र में हम लोग ज्यादातर 10 दिन का जो गणेश चतुर्थी होती है तो हम लोग मोदक लेके जाते हैं, क्योंकि गणेश जी को सबसे प्रिय होता है मोदक, है ना। मैं उनको लिए जलेबी लेके नहीं जाऊंगा, मैं उनके लिए बर्फी लेके नहीं जाऊंगा, मुझे मोदक ले जाओ, मोदक नहीं तो लड्डू ले जाओ, उससे गणेश जी गणपति बापा खुश हो जाते हैं, है ना। शंकर भगवान के लिए क्या करना है, शंकर भगवान के लिए कुछ मत लेके जाओ, आप बेल पत्थर लेके जाओ, वो जो बेल पत्थर है उसी से बड़े खुश हो जाते हैं।
आप जल चढ़ा दीजिए, आपकी क्षमता है आप दूध चढ़ा दीजिए, उसी से खुश हो जाते हैं। मत दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए सोमवार के दिन, उससे खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार ये 45 देवता होते हैं, इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। इनको अगर हम वो चढ़ावा चढ़ा देते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाते हैं और जो भी उस चीज से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है या हमें उनसे जो चीज चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो ये 45 देवता के बारे में हमें पता चलता है। तो जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं, गाइड करते हैं कि भैया एक काम करो, ये ट्रीटमेंट करो, हो जाएगा। और वो बताते हैं, आप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो वास्तु शास्त्र अगर हमें सीखना है, समझना है, उसके लिए हमें कोई खास चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीजें हैं, ये अगर हम लोग समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वास्तु है वो हमें आ जाता है, या जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने लगती है। ठीक है, अब वास्तु हमें क्यों सीखना चाहिए? अब ये मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, अब उसका पर्पस है कि भाई हम लोग वास्तु कोर्स कंडक्ट करते हैं वो हिसाब से। अब वास्तु क्यों सीखना चाहिए? आप बोलेंगे वास्तु क्या क्या है, सब लोग बोल रहे हैं सीखो सीखो सीखो। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं और वास्तु, जैसे मैंने कहा, हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर एस्ट्रोलॉजी, तो बोले अरे बाप, एस्ट्रोलॉजी, मैं खुद ही ये फील्ड में हूँ, एस्ट्रोलॉजी अभी अभी सीखना मैंने शुरू किया, मेरी वाइफ ने तो सीख भी लिया है, वो लेक्चर भी लेते हैं, पर एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता एस्ट्रोलॉजी सीखने का। और एस्ट्रोलॉजी बाप रे बाप, उसमें अगर हम देखेंगे तो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है और उनका अच्छा खासा कैलकुलेशन है। तो बड़ा कैलकुलेशन होता है उसमें, अरे ये है वो है, टाइम है। वास्तु में एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं होता, सो इट इज वेरी सिंपल। तो वास्तु सीखने में ऐसा कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि इतनी इतनी मगजमारी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में तो आप जितना करोगे, करते रहो करते रहो करते रहो, है ना, उतना आपको और चीजें मालूम पड़ेगी। ऑब्वियसली वास्तु में भी करते रहो तो उतना आपका ज्ञान, नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, वास्तु सीखने की वजह ये हो जाती है कि भैया वास्तु हम खुद के घर के लिए सीखें। चलिए, हमको कुछ नहीं करना है, हम कम से कम खुद के घर के लिए, तो हमको वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है। वो एक्सपर्ट हमें कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, हमें चीजें समझ में नहीं आती। जितनी वास्तु एक्सपर्ट की फीस होती है और जितनी रेमेडीज होती है, उसमें से तो आप वास्तु सीख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि भाई चलो ठीक है यार, मैंने अपने घर के लिए, है ना, मैं तो एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, है ना। तो दूसरों को समझाने से पहले, सिखाने से पहले हम खुद तो समझ ले, तो हम खुद का ही वास्तु अगर हम लोग कर लेते हैं और हमारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो और क्या चीज चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो चीज हमें नहीं आती हमको हर चीज सीखनी है, पर कम से कम अगर हम लोग सीख लेते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग, एक बार आपने कोई चीज सीख ली वो लाइफ लॉन्ग रहती है आपके साथ में। नॉलेज जो है लाइफ लॉन्ग रहता है। तो आगे आपका एक घर है, वहां के लिए फिर आगे 2 3 4 5 6, उसके अलावा आपके जो रिलेटिव होते हैं, पहचान वाले होते हैं, आपके भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, मामा मामी, है ना, उन लोगों के घर का वास्तु देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। उसके बाद में अदर, यानी कि आप कोई रिलेटिव है, नेबर्स है, कोई दूर के है ना, वाया वाया, अरे इसका जरा देख लेना है वास्तु, या थोड़ा प्रॉब्लम है, आपने देख लिया, उनको बता दिया, खत्म, आपका वो काम वहीं खत्म हो जाता है। वहीं ना कहीं, मतलब वास्तु सीखने के कारण कहीं ना कहीं लोग आपको पूछते भी हैं। उसके बाद में आप इसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है वास्तु। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ भैया प्रोफेशनली चालू कर दो, क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वास्तु के लिए आपको बड़ा सा ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं। वास्तु के लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ती है, स्क्वायर पैड बुक की जरूरत पड़ती है, अगर आपको लेआउट बनाना है। आजकल तो ऑनलाइन मतलब लेआउट इजीली बन जाते हैं, जो ऑटोकैड वाले होते हैं वो खुद ही बना लेते हैं, या फिर हम जो है आर्किटेक्ट लेआउट बना के दे देता है, बस हमको उसको देखना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो खर्चा अगर हम लोग देखेंगे तो, है ना, उसका ऐसा कुछ खर्चा नहीं है कि भाई हमको ऑफिस लेना, नहीं, आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर से, बस आपको प्रमोशन करना पड़ेगा आपका। बाकी ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, हम ना अच्छा ऑफिस लिए थे हम लोगों ने, और ऑफिस में हम लोगों ने सेटअप किया था कोविड से पहले, तो ऑफिस था, और उसके बाद में फिर उसका खर्चा, ये सारी चीजें तो नहीं, आपको वास्तु कंसल्टेंसी, हम लोग दूसरी चीज है इसलिए हम लोग ने ऑफिस लिया, है ना। तो अगर आप वास्तु एक्सपर्ट है तो आपको कोई, क्योंकि हमें दूसरे का वास्तु करना है तो हमें दूसरे की साइट पे जाना है, हमारे घर पे नहीं। फोन पे बात कर लेते हैं, हो जाती है बात की मैं वास्तु, कोई भी आता है कि सर आप वास्तु कराते हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या है, ठीक है, हमारा इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा घर है, कब आप आएंगे, हमको उनके यहाँ जाना है, फिर वो वहां आएंगे तो उनको बताना है। ठीक है, आप 2 बार उनके यहाँ विजिट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आपको शनिवार रविवार को आप कर सकते हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं। इवनिंग में वैसे प्रेफरेबल नहीं रहते हैं सूर्य अस्त के बाद में, पर कम से कम उनके घर का ऑनलाइन हो तो आप देख सकते हो, फिजिकली आपको जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन, या आप शाम को देख सकते हैं, पर साइट विजिट पे प्रेफरेबली मॉर्निंग में जाएं या दोपहर में अंधेरा होने से पहले तो अच्छा है। तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, और एक इनकम बना सकते हैं। तो प्रोफेशनली भी काम आता है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट चले जाता है वास्तु का। तो आप खुद के लिए कर सकते हैं, नियर एंड डियर वंस के लिए कर सकते हैं, और आप प्रोफेशनली भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वास्तु सीखना है, समझना है, और अपने आप को प्रमोट करना है। प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लोगों को मालूम तो पड़ेगी मुझे वास्तु आता है, तो आपने कर लिया और रुके, कोई आया नहीं अभी तक,
क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि आपको वास्तु आता है और आप वो वास्तु कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रचार प्रसार तो करना पड़ता है। तो बस वास्तु सीखने के बाद मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, आप अपना प्रचार प्रसार करो। और अभी तो बहुत सस्ते माध्यम हो जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने पैम्पलेट डलवाते थे, पेपर में एडवर्टीजमेंट, बकायदा पेपर में एडवर्टीजमेंट आता था, 10-10, 15,000 रुपए थे, एक दिन का था, और हम लोग रुके रहते थे, अभी क्लाइंट का फोन आएगा, अभी क्लाइंट का फोन आएगा, नहीं आता था, बहुत कम आता था। उसके बाद में फिर अभी तो सोशल मीडिया हो गई यार, अभी तो इतने सस्ते हो गए, इतने सस्ते हो गए हैं, जहां हम 10,000 रुपए महीने का एडवर्टीज, 10,000 रुपए एक दिन का हम लोग डालते थे, एक दिन का, एक टाइम का एडवर्टीजमेंट का, वहां 10,000 रुपए में हमारा महीने का 10,000 के अंदर ही हम लोगों का वो हो जाता है, और उससे हम लोगों को रिजल्ट भी बहुत आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आप खुद के लिए, दूसरों के लिए वास्तु सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं काम की चीज के ऊपर। हम लोग भी वास्तु सिखाते हैं। अगर आप हमारे पास से वास्तु सीखना चाहते हैं तो हम जो महावास्तु है उसमें ये सारी चीजें सिखाते हैं। वास्तु क्या है, 5 एलिमेंट है, 16 डायरेक्शन है, साइकिल ऑफ क्रिएशन है, मैप, और शायद मुझे और सारी चीजें ऐसा लंबी लिस्ट डालनी थी, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ ना, तो वहाँ इतनी सारी चीजें डालते हैं, ऐसा लगता है कि क्या, जबकि उसका एक ही जैसा मीनिंग होता है। जैसे कि आप, जैसे ये ना, ये यहाँ पे अगर मैं एक ही लाइन डालूंगा ना, एक ही लाइन, ये है ना, ये इतना, ये मैंने इतना लिखा है ना, सिर्फ है ना, रूम प्लेसमेंट, अगर मैं रूम प्लेसमेंट ही डालू ना, तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हाँ, पर वो ऐसा दिखाने के लिए लोगों को लगता है कि भाई दिखेगा तभी। तो ऑलमोस्ट ये कोर्स में ये सीखने, इनफैक्ट इसमें आपका एडवांटेज ये है, अगर कोई वास्तु करता है हमारे साथ में, ये कोर्स है, तो हम लोग जो वैदिक वास्तु है, जो ट्रेडिशनल वास्तु है, प्लस जो हमारा महावास्तु है, हमारा नहीं, खुद ही बन सकता, वो हम उसको जोनल वास्तु बोलते हैं, वो हम लोग क्लब करके आपको बताएंगे। तो हम वैदिक वास्तु के बारे में भी आपको बताएंगे, उसकी रेमेडीज भी बताएंगे, और इसके अलावा ये भी है, रेमेडीज भी है। यानी कुल मिला के अगर ये कोई कोर्स करता है तो वो वास्तु कंसल्टेंसी अपनी स्टार्ट कर सकता है ना, वास्तु कंसल्टेंसी हम बोलते हैं ना, पैसे कमा सकता है, वास्तु कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकता है ना। और वास्तु के लिए हम उनको गाइड कर सकते हैं कि भैया अगर कोई कल को कोई क्लाइंट आ जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये पूरा की पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसमें रेमेडीज भी आ जाती है ना, मैं आपको थोड़ा फंडा होता है ना रेमेडीज के बारे में, जैसे कि आजकल मार्केट में ट्रेंड है कि ये बेसिक वास्तु है, ये इंट्रोडक्टरी ऑफ वास्तु। तो इंट्रोडक्टरी ऑफ वास्तु में आपको 16 जोन्स के बारे में बताएंगे, 32 डोर्स के बारे में बताएंगे, 45 देवदास के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वो बेसिक वास्तु में ये सब आ गया, यानी कि आपको वास्तु दोष के बारे में बताया, पर उसका वास्तु दोष का निवारण क्या है उसके बारे में नहीं बताया, वो आपको एडवांस में मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप सोचते चलो भैया एडवांस कर लो, तो एडवांस में क्या करते हैं, एडवांस में हम लोग 45 देवदास के बारे में सुन लेते हैं, भाई 45 देवदास क्या है, एडवांस भी हो गया। अब आप प्रोफेशनल करिए, है ना, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल करेंगे तो आपको जो है रेमेडीज यानी उपाय, जो हम उसका जो उपाय है वो भी हम बता देंगे। तो प्रोफेशनल में तो इंसान जो है वो करीब करीब एकदम निचोड़ लेते हैं ना। तो हमारे जो कोर्स है इसमें ना बेसिक है, ना एडवांस है, ना प्रोफेशनल है, जो है यही पूरा की पूरा हम लोग वास्तु सिखाते हैं। ये भी नहीं कि इसके बाद में एडवांस वर्जन आने वाला है, तो एडवांस रेमेडीज नहीं, जो रेमेडीज है यही है, और इट इज मोर देन सफिशिएंट। और ये कोर्स करने के बाद में कोई भी अपना घर का वास्तु कर सकता है, दूसरों का वास्तु कर सकता है, खुद की कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें जैसे मैंने कहा, वापस से मैं कह दूं, नो बेसिक, नो एडवांस, नो प्रोफेशनल, जो है ये पूरा की पूरा कोर्स है, यानी कि आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ये जो शुरू हो रहा है, ये कल से शुरू हो रहा है 14 जून से। ये 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन से आगे पीछे बढ़ भी सकता है। 9 से 10 का टाइम दिया है, अगेन टाइम आगे पीछे भी हो, आगे पीछे मतलब टाइम यानी कि 10 के बाद में भी होगा, ऐसा नहीं है, एक टाइम मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ये होगा जूम लाइव पे। अब जूम लाइव पे है तो आपको ये कोर्स की सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पीडीएफ है, जो हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लेक्चर्स होते हैं वास्तव में पीडीएफ कुछ भी नहीं देते हैं, उसमें बस बोलते रहो, आप ऐसे घसते रहो पेन, तो आपको ऑब्वियसली मेरे लेक्चर में भी आपको पेन घसना पड़ेगा पर आपको कम से कम पीडीएफ तो मिल जाएंगे, नोट्स तो मिल जाएंगे, जो आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रहेंगे। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। हम लोग ये क्लेम नहीं करते कि आपको ये रिकॉर्डिंग है लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग रहेगी, आपके पास मरने तक एक्सेस रहेगी, बिल्कुल नहीं। हम लोग जो रिकॉर्डिंग देते हैं 1 साल की वैलिडिटी रहती है, 1 साल के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद में भी 1 साल के बाद में भी अगर कोई मेरे पास में आता है, बोलता है सर मुझे वापस से ब्रश अप चाहिए, मुझे वापस से आपका कोर्स देखना है, तो मैं उसको वापस से लाइव करके दे देता हूँ। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, एक ड्यूरेशन के लिए, है ना, हफ्ता 10 दिन 15 दिन या महीने भर के लिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है ना। उस प्रकार और लाइफ टाइम सपोर्ट है। अब लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि भैया आगे जाके, क्योंकि वास्तु तो हर कोई कर लेगा, करने के बाद में, है ना, कल को वो क्लाइंट के पास जाते हैं, कोई रिलेटिव के पास जाते हैं, तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। शुरुआत में हर किसी को कंफ्यूजन आता है, अच्छे आर्किटेक्ट को कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो जो नक्शा है या लेआउट है, वो आप हमारे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू, हम उसको चेक करेंगे, उसके बाद में आपको भेज देंगे। जो भी खाली जगह रहेगी, खाली यानी जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ आपको बताना है ना, वो हम आपको बता देंगे, वो आप अपने क्लाइंट को बता दीजिए, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, उसके लिए कोई चार्जेस
नहीं है। ये शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, और एक बार आपको खुद को पता चल गया और एक बार आपने खुद ने ही हमसे 2-3 बार पूछ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको भी समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है लाइफ टाइम सपोर्ट वो चीज के लिए रहेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट ऐसे-ऐसे नक्शे, ऐसे-ऐसे घर लेके आते हैं जो हमारे लिए खुद के लिए चैलेंजिंग होता है। तो कहीं न कहीं वहाँ भी हमें हमें कहीं न कहीं सीखने मिलता है। तो ये नहीं कि हमको सब कुछ आता है वो हिसाब से। मुंबई में अगर हम लोग देखेंगे तो लोगों के छोटे-छोटे घर हैं। अब वहाँ जब छोटे-छोटे घर हैं, तो वो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 बीएचके होता है। तो वहाँ पे 16 ज़ोन जो है बहुत बार काम नहीं आता, क्योंकि छोटे-छोटे घर होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है बेडरूम इतना छोटा आता है कि इसमें 3 ज़ोन हो जाते हैं। तो आदमी बोलेगा अगर सर मैं सोता हूँ ना, तो मेरा जो पैर है वो पॉजिटिव ज़ोन में आता है, पेट जो है वो नेगेटिव ज़ोन में आता है और जो सर है ना वो एवरेज ज़ोन में आ जाता है। अब मैं क्या करूँ? है ना? तो वहाँ पे कहीं न कहीं हम लोग को जो रेमेडी है, जो वैदिक वास्तु की रेमेडी है, वो वहाँ पे काम आ जाती है। हाँ, जिसका घर बड़ा है, बंगलो है, 3 बीएचके, 4 बीएचके है, ऐसे लोगों के लिए फिर महावास्तु सूट करता है। ठीक है? तो चलिए, अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में फटाफट आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सर वैदिक प्लस महावास्तु फीस है। हाँ, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ चलिए मैं 1 मिनट में फिर आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अगर मैं आपको अनम्यूट करता तो प्लीज़ आप लोग एक-एक करके सवाल पूछना एकदम से जिसको सवाल पूछना है आपका रेज़ हैंड भी मत कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। आपका एक ही सवाल पूछना, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। अगर सवाल है तो, कोई सवाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से चैट ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ पे 3 डॉट है। अब ये बड़ी तकलीफ है, अनम्यूट कहाँ से करूँ? 1 सेकंड हाँ। म्यूट, इनवाइट, मोर ऑप्शन, आस्क ऑल टू अनम्यूट। हाँ, चलिए मैंने आस्क ऑल टू अनम्यूट किया है। आप लोग एक आध जिसको सवाल पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। हाँ चंदन जी पूछिए ना। हाँ चंदन जी पूछिए ना। आप ही हैं जिसने आपने मेंशन किया कि 1500 रुपए। वो मैंने सिर्फ जोकिंग के लिए करा था कि आप सिर्फ बता दें उस असली फीस क्या है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था अर्चना जी। मालूम है कितनी कम तो नहीं होगी, तो हमने कहा आप सिर्फ बता दें कितनी फीस है। हाँ, वो क्या हो जाता है कि ना बहुत बार ऐसे कम ज्यादा खेलने में अच्छा लगता है। हाँ बोलिए, सॉरी बोलिए। मेरा पूजा का कमरा जो है वो है तो नॉर्थ में, वो पर उसके साथ ही ना टॉयलेट उसके साथ ही है बिल्कुल, और बीच में दीवार काफी मोटी है और एक अलमारी भी है बीच में। तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मोटी नहीं मोटी। अच्छा सॉरी पहले आप बोल दीजिए। हाँ बोलिए। इसकी रेमेडी क्या होगी? गलत है ये? नहीं नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में आपके मंदिर है। हाँ जी, पूजा का कमरा है। हाँ तो फिर आपको मंदिर का प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, कोई आपको और दीवार भी है आपकी बराबर और अलमारी भी है। दीवार है, काफी मोटी दीवार है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अच्छा ओके, थैंक यू, बस यही पूछना था मेरे को। नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आपका वो हमारे मुंबई में तो। और कहाँ रहते हैं आप अर्चना जी? मैं अलीगढ़ यूपी। सॉरी यूपी, अलीगढ़ यूपी। अच्छा अलीगढ़ में रहते हैं ना। हाँ हमारे मुंबई में तो इतने छोटे छोटे घर होते हैं कि भाई सब चीज अगल बगल में रहती है। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत मोटी, मतलब मैं आप वो तो बता नहीं सकती कि कितना है, पर बहुत मोटी दीवार है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, वेलकम। और आप में से किसी को अगर लॉग आउट होना है तो लॉग आउट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप, क्योंकि हो गया हम लोगों का वेबिनार। हाँ किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। आशा जी आपने हाथ हैंड रेज किया, प्लीज पूछिए या जो भी है। जी सर, मेरा एक्चुअली जो फ्लैट हम लेना चाहते हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट छोड़ के नॉर्थ ईस्ट जोन में टॉयलेट आ रहा है, तो वो लेना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? वो छोड़ के नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका टॉयलेट आ रहा है बराबर? जी देखिए वो तो बात यही पड़ गई ना, मतलब थोड़ा इधर का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं लें तो अच्छा है आपके लिए। ओके सर। मतलब ऑप्शन अगर होता है तो, अगर ऑप्शन होता है ना तो अवॉइड, ऑप्शन है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम वाला काम है और कुछ भी नहीं। चलिए और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई हैंड रेज मत कीजिए, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। साधना जी आपने हैंड रेज किया, पूछ लीजिए। और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं सेशन फिर यही वाइंड अप कर देता हूँ। अगर इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन
दे कैन आस्क, नहीं तो हम ये वेबिनार यही बंद कर देते हैं। साधना जी आपने हाथ हैंड रेज किया, इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ साधना जी पूछिए ना, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। मैं मेरी साइड से अनम्यूट करना है क्या? आज टू अनम्यूट आप कर सकते हैं। ओके हाँ ओके बोलिए। जी जी हाँ, नमस्कार बोलिए। सर। सर जी मैंने नमस्कार। घर लिया है, रेंटेड घर लिया है ये। अभी मुझे 15 से 20 दिन हुए यहाँ आए। तो साउथ वेस्ट में मेरे किचन है, मतलब उसमें साउथ वेस्ट भी आ रहा है, साउथ वेस्ट भी आ रहा है, WSW और वेस्ट भी आ रहा है। और इसके साथ से जारी है साउथ वेस्ट से लेके SSW की सीढ़ियां जारी है। तो ये रेमेडी कैसे करूं ये वाली, ये सब देखेंगे नहीं तो आप? ऐसा नहीं 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 नहीं, मुझे बताइए ना कि देखिए ये आपने एक साइड की बोली है, अब आपने बोला आपका किचन जो है किचन आपका ये साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ ईस्ट में नहीं आ रहा है, बराबर जी। नहीं। देखिए क्या हो जाता है, ये आप ऐसा हो जाता है कि आपके शरीर में बहुत सारे घाव हैं, आप एक ही घाव को हील कर रहे हैं, है ना? जी। उसके हिसाब से फिर हमको दूसरे भी घाव देखने पड़ेंगे, तो वो हिसाब से और भी चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ अगर कोई बोल दे कि भाई मेरा जो है अब साउथ ईस्ट में अगर मेरा किचन नहीं है, तो मैं एक मोटा हिसाब आपको ऐसे इन जनरल बोल सकता हूँ कि काम कीजिए, साउथ ईस्ट में आपका किचन नहीं है तो आप अग्नि यंत्र लगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे। जी। कम से कम अग्नि यंत्र लगा लीजिए, तो साउथ ईस्ट में जो अग्नि होनी चाहिए वो वहां है नहीं, तो अगर आप अग्नि यंत्र वहां लगा, और अग्नि यंत्र मिल जाते हैं ना, अमेज़न पे आप जाएंगे ना तो बहुत सारे यंत्र मिल जाएंगे आपको, और सादे यंत्र आपको लेने, बस दिखने में खूबसूरत रहने की, उसके ऊपर जो बनावट है वो साफ दिखनी चाहिए और कुछ भी नहीं। साउथ ईस्ट में आपको साउथ ईस्ट में यंत्र लगा लीजिए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। मैं साउथ ईस्ट में आजकल एक छोटे छोटे कंडे आते हैं कटोरी जैसे, उसमें थोड़ा सा कपूर जला के ऐसी में जलाती हूँ। देखिए वो भी उपाय होंगे, मुझे वो उपाय के बारे में ज्ञान नहीं है एक्चुअली, मुझे उस चीज के बारे में, क्योंकि हर वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं उनके अपने अपने इन्वेंशन होते हैं, और मैं इन्वेंशन मैंने कभी किया नहीं है। तो यंत्र जो है, और क्योंकि ये जो मैं आपको उपाय बोल रहा हूँ बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, और क्योंकि मतलब यंत्रों के बारे में तो मतलब हाथ पकड़ना मुश्किल है ज्यादातर किसी का, तो आप इस साउथ ईस्ट में अग्नि यंत्र लगाइए, तो जो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, जी थैंक यू सर। चलिए और किसी, वेलकम, और किसी का कोई सवाल? हाँ दीपक जी पूछिए। अच्छा अनम्यूट, अच्छा अरे वाह, ये मेरे हाथ में ये सब। हाँ सर मेरा एक सवाल है कि सर रेमेडी तो हम करते हैं, लेकिन सर आपने कहा कुछ चैलेंजिंग केस आते हैं, जैसे कि डिवोर्स ऑलमोस्ट होने वाला है कि 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है, या कोई घर है ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है वाला चीज होती है ना, तो मैंने लास्ट टाइम पूछा भी था कुछ इसके बारे में। तो इसमें वास्तु कितना हल कर पाता है? अगर हम वो साउथ ईस्ट की रेमेडी कर दी, साउथ वेस्ट की रेमेडी हमने कर दी, तो क्या वो डिवोर्स रुक जाएगा, या हमें वैदिक भी लगाना पड़ेगा इसमें कुछ, या एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़ेगा? नहीं देखो क्या हो जाता है कि जैसे आपने डिवोर्स के बारे में बात की, अब डिवोर्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई डिवोर्स दोनों पार्टी डिवोर्स करना चाहती है, दोनों पार्टी डिवोर्स नहीं करना चाहती है, म्यूचुअल चीजें भी होती है। अगर दोनों पार्टी डिवोर्स करना चाहती है या दोनों में से एक डिवोर्स चाहता है एक नहीं चाहते हैं, तो उसमें चांसेस ये हो जाता है कि डिवोर्स, अगर दोनों साथ में, देखो कोई भी रेमेडी तभी काम अच्छा करती है जब अगर डिवोर्स के मामले में या रिलेशनशिप के मामले में, कि अगर एक छत के नीचे अगर वो रहते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि भैया साथ में रह रहे हैं तो डिवोर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर अलग अलग रह रहे हैं और डिवोर्स को रुकाना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है वो चीज के लिए, स्पेशली मैंने देखा है। ठीक है, हाँ अब अगर डिवोर्स करना है, डिवोर्स चाहते हैं और जल्दी से जल्दी हो जाए, दोनों में से पार्टी में से जो भी है, या कोई भी कोर्ट केस हो जाता है, तो स्पेशली हम लोग यंत्र रिकमेंड करते हैं कि बगलामुखी यंत्र लगा लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। वो उसका जो रिजल्ट है कोई भी कोर्ट केस का, इंक्लूडिंग डिवोर्स का भी अगर हो जाता है तो उसका जो, क्योंकि डिवोर्स में हो जाता है सालों लग जाते हैं भैया वो चीज के लिए, तो डिवोर्स नहीं होता तो सामने वाला बेचारा जिसको शादी करनी है या आगे लाइफ वो करना है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, तो हम लोग ज्यादातर उनको बोलते हैं कि भैया काम करो आप बगलामुखी यंत्र लगा लीजिए, तो आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। सर ये कोर्स का पार्ट है सर बगलामुखी? हाँ जी, यंत्र पार्ट है कोर्स का? यंत्र भी कराएंगे आप या नहीं? हाँ यंत्र भी जैसे मैंने कहा ना, यूजली हम लोग कराते नहीं, हम लोगों के दो अलग अलग कोर्स है, एक वैदिक वास्तु हो जाता है जहाँ पे हम लोग यंत्रों के बारे में बताते हैं, और फिर महावास्तु हो जाता है, महावास्तु में तो यंत्र का कुछ लेना देना नहीं है। और क्योंकि हम लोगों ने पहले, हमारा जो बेस है ना वो वैदिक यंत्रों से है, और मेरे घर में करीब 15, 16, 17, 18 यंत्र है, और वो मेरी लाइफ में, मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं, इसके लिए ज्यादा करे ना सबसे पहले मेरे दिमाग में यंत्र ही आता है, इसके लिए बोलता हूँ यंत्र लगा लो, बहुत इफेक्टिव है और काम करता है। अच्छा सर, आपका जो यंत्रों का कोर्स है उसमें आप मैक्सिमम यंत्र कितने हैं, मतलब क्या कराते हैं यंत्र का? हाँ जी, हम यंत्र लोगों का का जो देखो कोर्स, एक तो
यंत्र रेमेडी कोर्स जो हम लोगों का है, तो बिल्कुल जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग यंत्र रेमेडी कोर्स में भी सिखाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी किसी का कोई सवाल है तो अपना कैमरे से ऐसे हाथ दिखाए या हैंड रेज ही कर दे, तो मैं कम से कम दिखूंगा, नहीं तो फिर मैं सेशन जो है वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता चला कि मैं जब तक बटन नहीं दबाऊंगा तब तक लोग अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। तो किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? देखो मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सौमित्र, हाँ सौमित्र जी बोलिए। अच्छा, मुझे हाँ अपने आप को, हाँ सौमित्र जी पूछिए। सर आप मुंबई में रहते हो आपने बोला, राइट? मैं मुंबई में यानी कि सबब में रहता हूँ, मैं कल्याण हूँ। ओके सर, एक्चुअली ऑनलाइन इतना समझ नहीं आता, अगर वीकेंड क्लास रखें आप तो क्या हो पाएगा? सौमित्र जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग है ना, कोविड से पहले हम लोगों के 2 सेंटर थे, एक नाहौर में था जो मुलुंड के आगे है, नाहौर स्टेशन के पास में था, और एक वेस्टर्न लाइन के लिए अंधेरी मरूल में था। तो वहां पे हम लोग वीकडे और वीकेंड सेशन लेते थे, सैटरडे संडे हम लोग लेते थे। कोविड के बाद में वो बंद हो गया, तो ऑनलाइन ही शुरू हो गया। तो सौमित्र जी फिलहाल तो ऑनलाइन ही है, अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन से ही चीजें चल रही है तो फिर अलग से हमको कुछ वो सेटअप करने की और वो सब करने की फिलहाल तो जरूरत नजर नहीं आ रही। तो मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ अगले महीने से हम लोग शुरू करें, आप लोग जाइए। नहीं सौमित्र जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भाई ऑनलाइन का अलग पड़ जाता है, आमने सामने का अलग पड़ जाता है, पर फिलहाल तो हम लोगों के लिए फिलहाल ऑफलाइन फिजिबल नहीं है, ऑनलाइन ही है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, आप कहाँ से हैं वैसे? सर मैं भी मुंबई के सबब में हूँ, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट में है, खारघर। किधर? खारघर। अच्छा खारघर में, हाँ खारघर में ना, हाँ नहीं फिर खारघर में आपको शायद अंधेरी मरोल कन्वीनियंट हो जाता है, या फिर आप थाने से फिर वो अंधेरी मरोल ही कन्वीनियंट हो जाता था। मुलुंड सही रहेगा क्योंकि मुलुंड नाहौर नहीं होता था होता था पर अभी तो नहीं है। मुलुंड यानी नाहौर में स्टेशन के बिल्कुल पास ही था हम लोगों का। ओके ओके, चलिए ठीक है, पर अगर कभी फ्यूचर में रहेगा तो मैं देखूंगा। नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन का भी, लेकिन क्योंकि ये टाइमिंग थोड़ा सा ना मतलब है तो कन्वीनियंट, बट फॉर द टाइम बिंग मेरा शिफ्ट टाइमिंग जो है वो 10 o'clock तक है अभी भी। अच्छा। मैं एक्चुअली कर रहा हूँ तो ट्रैवल कर रहे होंगे। हाँ नहीं सौमित्र, हम लोगों का फिलहाल तो इसमें दो हम लोग फिलहाल टाइम रख रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट का और बैच बन रहा है शाम को 5 बजे का, तो एक 5 बजे का बनेगा जहां तक है, और एक जो है 9 बजे का बनेगा। अच्छा, नहीं सर, कन्वीनियंट क्लॉक वाला ज्यादा कन्वीनियंट है, 5 o'clock तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 9 o'clock वाला कन्वीनियंट है, बट ये मंथ शायद नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है ना सौमित्र, आगे फ्यूचर में कभी होगा तो तभी आप देख लेना है, कभी रिकॉर्डिंग लेना है, जैसा भी आपको करना है। सर आपका वो स्क्रीनशॉट तो ले लिया है नंबर का, टच में रहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई सवाल? चलिए, और किसी का कोई सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ सेशन वाइंड अप करता हूँ। रमेश जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर। चलिए ठीक है, अनम्यूट हुआ इसके लिए मुझे ऐसा लगा। चलिए, आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये जो है ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, आप वापस से देख सकते हैं, आपको मेल कर दूंगा ये जो हमारा आज का सेशन हुआ है। और अगर आपको कभी भी कोई कोर्स के बारे में जानकारी करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।